हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2025 में रिलीज हुई मूवी अगली स्टेप सिस्टर की स्टोरी बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत अल्वर और उसकी बहन अल्मा के साथ होती है, जो अपनी विधवा माँ रेबेका के साथ फ्रांस के एक उपनगरीय इलाके में अपने नए घर की ओर जा रहे हैं। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन जल्द ही यह कहानी एक गहरे और दुखद मोड़ ले लेती है। वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। उनका स्वागत ऑटो नामक एक व्यक्ति और उसकी खूबसूरत बेटी एग्नेस द्वारा किया जाता है। ऑटो और रेबेका का परिचय जल्दी ही प्यार में बदल जाता है और कुछ ही मिनटों में दोनों की शादी हो जाती है। यह तेजी से होने वाली शादी परिवारों को एकजुट करती है, लेकिन यह कहानी का केवल शुरुआती हिस्सा है। एग्नेस ऑलिवर को घर दिखाने ले जाती है। वह उसे अस्तबल के लड़के इसाद से मिलवाती है, जो खलिहान में घोड़ों की देखभाल करता है। फिर वह अलवर को अपने कमरे में ले जाती है, जहां वह अपने महंगे गहने और कपड़े दिखाती है। एग्नेस खुशी से बताती है कि उसकी मां ने आखिरकार एक अमीर आदमी से शादी कर ली है, जिससे अब वे एक आरामदायक और विलासपूर्ण जीवन जी सकते हैं। खिड़की से वह विशाल महल देखती है और स्विंडललैंड साम्राज्य की राजकुमारी बनने का सपना देखती है। वह बताती है कि यह उसका बचपन का सपना है और उसके पास राजकुमार की कविताओं वाली एक किताब भी है। उसी रात परिवार शादी का जश्न मना रहा होता है। उत्सव के बीच ऑटो अचानक केक का एक टुकड़ा उठाता है और उसे अल्विवेरा के चेहरे पर फेंक देता है। यह अजीब हरकत पहले तो हंसी का कारण बनती है और रेबेका और एग्नेस इसे मजाक समझकर हंसती हैं, लेकिन तभी ऑटो को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वह अपने सीने को पकड़ता है, उसके मुंह से खून निकलता है और वह दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। यह अप्रत्याशित घटना पूरे परिवार को सदमे में डाल देती है। अगली सुबह अल्वर एग्नेस को सांत्वना देने की कोशिश करता है। वह कॉफी लेकर उसके कमरे में जाता है और अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार के संघर्ष की कहानी सुनाता है। लेकिन एग्नेस गुस्से में भड़क उठती है। वह अलवर पर चिल्लाती है और कहती है कि उसमें कोई शालीनता नहीं है। वह यह भी कहती है कि अगर रेबेका के पास पैसा नहीं होता तो ऑटो कभी उससे शादी नहीं करता। यह सुनकर अल्विवेरा दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और बताती है कि ऑटो के परिवार के पास कोई पैसा नहीं है। उसे पता चलता है कि ऑटो के परिवार ने अपनी सारी संपत्ति बांट ली थी और उनके पास अब केवल कुछ सिक्के ही बचे हैं। रेबेका यह सुनकर टूट जाती है और रोने लगती है। वह कहती है कि अब कोई भी अमीर आदमी उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी है और उसकी दो बेटियां हैं। अल्विवेरा अपनी मां को सांत्वना देते हुए वादा करती है कि वह राजकुमार से शादी करेगी और परिवार का नाम रोशन करेगी। लेकिन रेबेका उसे कड़वे शब्दों में कहती है कि वह आईने में खुद को देखे। वह राजकुमारी बनने के लिए बहुत बदसूरत है। यह बात अल्विवेरा के दिल को चोट पहुंचाती है, लेकिन वह अपने सपने को नहीं छोड़ती। अगली सुबह महल से एक दूत आता है और एक महत्वपूर्ण संदेश लाता है। राजा और उनके बेटे राजकुमार जूलियन स्विंडललैंड साम्राज्य की सभी कुलीन कुंवारियों को एक भव्य नृत्य समारोह बॉल के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यह सुनकर अल्विवेरा का दिल जोश से भर उठता है। वह राजकुमार के साथ बिताए पलों की कल्पना करने लगती है। रेबेका को जैसे ही निमंत्रण के बारे में पता चलता है, वह तुरंत एक्शन में आ जाती है। वह एक डॉक्टर को बुलाती है ताकि अल्विवेरा के ब्रेसेस हटाए जा सकें और उसकी शक्ल सूरत को सुधारा जा सके। वह चाहती है कि उसकी बेटी बॉल में सबसे सुंदर दिखे। रेबेका डॉक्टर से कहती है कि वह अल्विवेरा की नाक को सीधा करे और उसकी ठोड़ी की गांठ हटाए ताकि वह अधिक आकर्षक लगे। वह सर्जरी का दोगुना भुगतान करने को तैयार है। सर्जरी की प्रक्रिया शुरू होती है। रेबेका अल्विवेरा की नाक का आकार चुनती है और डॉक्टर बिना किसी दर्द निवारक के ब्रेसेस हटाने लगता है। इसके बाद वह एक छेनी और हथौड़ा लेकर अल्विवेरा की नाक को काटता है। अल्विवेरा दर्द से चीखने लगती है। उसकी मां संतुष्ट होकर यह सब देखती है, जबकि उसकी बहन अल्मा डर के मारे कांप रही होती है। यह दृश्य दर्शाता है कि रेबेका अपनी बेटी को सुंदर बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, भले ही इसका मतलब उसे दर्द देना हो। अब एक प्रशिक्षण केंद्र की ओर बढ़ती है, जहां स्विंडललैंड की युवतियां राजकुमारियों बनने और राजकुमार का दिल जीतने का प्रशिक्षण ले रही हैं। अल्विवेरा भी इस प्रशिक्षण में शामिल होती है, लेकिन उसकी हालत दयनीय है। उसकी नाक को सहारा देने के लिए उसके सिर पर रस्सी बंधी हुई है और वह अकेले बैठी रहती है।
मैडम सोफी, जो प्रशिक्षण की देखरेख करती हैं, सभी लड़कियों को बताती हैं कि जो अच्छा प्रदर्शन करेगी, वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगी और बॉल में राजकुमारियों के बीच चुनी जाएगी। वह यह भी कहती हैं कि बॉल में राजकुमार के अलावा देश भर के धनी पुरुष भी होंगे। अगर किसी को राजकुमार नहीं मिलता, तो वह किसी धनी परिवार के साथ घर जा सकती है। प्रशिक्षण शुरू होता है और पहला पाठ है राजकुमारी की तरह नृत्य करना। लेकिन जब प्रशिक्षक अल्विवेरा का चेहरा देखती है, तो वह उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती है और पीछे जाने को कहती है। वह एग्नेस को आगे बुलाती है, जो पहले से ही प्रशिक्षक की पसंदीदा है। रात के खाने के दौरान अल्विवेरा को केवल नींबू परोसा जाता है, जबकि बाकी सभी, जिसमें एग्नेस भी शामिल है, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। एग्नेस अपनी सौतेली माँ रेबेका से कहती है कि उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार की तारीख चुन ली है। लेकिन रेबेका जवाब देती है कि उसके पास अभी इसके लिए पैसे नहीं हैं। वह कहती है कि अंतिम संस्कार तब तक इंतजार करना होगा जब तक अल्विवेरा की राजकुमार से शादी नहीं हो जाती। यह सुनकर एग्नेस गुस्से में आ जाती है। वह रेबेका को याद दिलाती है कि अल्विवेरा को सुंदर बनाने की दवाइयां और सर्जरी बहुत महंगी हैं, जबकि उसके पिता का शव उसके कमरे में सड़ रहा है। रेबेका ठंडे लहजे में जवाब देती है कि कुछ चीजों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है और ऑटो के अंतिम संस्कार पर एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। वह यह भी कहती है कि एग्नेस को अपनी सौतेली बहनों के साथ कपड़े साझा करने होंगे। क्रोधित होकर एग्नेस खाने की मेज छोड़ देती है और अपने पिता के शव के पास प्रार्थना करने जाती है। लेकिन वह देखती है कि उसका शव अब सड़ने लगा है, जिससे उसका दुख और गहरा हो जाता है। अगले दिन प्रशिक्षण में सिर पर किताब संतुलित करना और राजकुमार का अभिवादन करना सिखाया जाता है। प्रशिक्षण के अंत में अगले चरण में जाने वाली लड़कियों की सूची जारी की जाती है। ऑल्विवेरा अपना नाम देखने के लिए उत्साहित होकर दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका नाम रद्द कर दिया गया है। वह निराश हो जाती है, लेकिन फिर भी राजकुमार के साथ बिताए पलों की कल्पना करके खुद को सांत्वना देती है। अगली कक्षा में प्रशिक्षक एक विशेष नृत्य सिखाती है और पूछती है कि कौन इसे दोहरा सकता है। अल्विवेरा उत्साह से हाथ उठाती है और उसे मौका दिया जाता है। लेकिन कुछ कदमों के बाद प्रशिक्षक संगीत रोक देती है और उसे डांटती है। वह कहती है कि अल्विवेरा पूरी तरह असफल है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह यह भी कहती है कि अगर उसकी माँ ने रिश्वत न दी होती, तो अल्विवेरा यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। फिर वह एग्नेस और दो अन्य लड़कियों को बुलाती है, जो नृत्य में शानदार प्रदर्शन करती हैं, जबकि अल्विवेरा एक कोने में बैठकर रोने लगती है। उस रात अल्विवेरा एग्नेस के कपड़े आजमाती है, लेकिन वह इतनी मोटी है कि वे उसे फिट नहीं होते। वह पूरी तरह टूट चुकी है। अगली सुबह वह मैडम सोफी से मिलती है और अपनी निराशा व्यक्त करती है। वह कहती है कि वह बहुत बदसूरत और मोटी है और राजकुमार उसे कभी नहीं चुनेगा। लेकिन सोफी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसमें बहुत कुछ देखती है। वह अल्विवेरा को एक उपहार देती है, एक टेपवर्म की गोली। वह बताती है कि यह उसे पतला और सुंदर बनाएगा, जिससे राजकुमार के लिए उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। सोफी यह भी कहती है कि बाद में वह एक विषहर औषधि पीकर टेपवर्म को बाहर निकाल सकती है। अल्विवेरा अपनी बहन अल्मा को यह बात बताती है और उसे गुप्त रखने को कहती है। लेकिन अल्मा को यह खतरनाक लगता है। वह अल्विवेरा को रोकने की कोशिश करती है और गुस्से में अपने घोड़े पर सवार होकर घर चली जाती है। अल्विवेरा उसे पुकारती है, लेकिन अल्मा उसे अनदेखा कर देती है। उस रात अल्विवेरा टेपवर्म की गोली निगल लेती है। इसी रात अल्विवेरा को खलिहान से कुछ गुनगुनाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह जांच करने जाती है और देखती है कि एग्नेस और इसाच, अस्तबल का लड़का, एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में हैं। ये देखकर वह हैरान रह जाती है। अगली सुबह रेबेका को इस बारे में पता चलता है। वह गुस्से में एग्नेस को उसके कमरे से बाहर खींच लाती है। वह एग्नेस का हार छीन लेती है और कहती है कि वह भाग्यशाली है कि उसे घर से नहीं निकाला गया। रेबेका एग्नेस को सजा देती है। अब से वह घर में नौकरानी की तरह काम करेगी और उसके कोई अधिकार नहीं होंगे। एग्नेस खिड़की से देखती है कि इसाच को नग्न अवस्था में घर से बाहर फेंक दिया जाता है। यह उसके लिए अपमान और दुख का क्षण है। 3 महीने बाद अल्विवेरा की शक्ल सूरत में भारी बदलाव आ चुका है। टेपवर्म की वजह से वह पतली और फिट हो गई है।
उसकी नाक अब सीधी और सुंदर है और उसकी माँ उसकी तारीफ करती है। लेकिन ये सुंदरता दर्द की कीमत पर आई है। अल्विवेरा को एक और भयानक सौंदर्य सर्जरी से गुजरना पड़ता है। इस बार डॉक्टर उसकी आंखों को खुला रखकर उसकी पलकों को ठीक करता है। वह दर्द से चीखती है, लेकिन डॉक्टर वादा करता है कि इस बार वह वाकई सुंदर दिखेगी। रात में सर्जरी के दर्द और टेपवर्म की भूख की वजह से अल्विवेरा सो नहीं पाती। उसकी आंखें पट्टियों से ढकी हुई हैं और वह देख नहीं सकती। भूख से परेशान होकर वह खलिहान में कुछ खाने की तलाश में जाती है। अंधेरे में उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह डर कर छिप जाती है। लेकिन यह एग्नेस होती है जो उसकी हालत पर दया करती है और उसे खाना देती है। यह छोटा सा दयालु कार्य दोनों के बीच एक पल की नरमी लाता है। अगले दिन प्रशिक्षण कक्षा में अल्विवेरा की नई सुंदरता प्रशिक्षक का ध्यान खींचती है। वह उसे अगली कोरियोग्राफी का नेतृत्व करने देती है। घर पर अल्विवेरा अनियंत्रित रूप से खाती रहती है क्योंकि टेपवर्म उसे भूखा रखता है। एग्नेस, जो अब नौकरानी बन चुकी है, उसकी हर जरूरत पूरी करती है, यहाँ तक कि उसकी पसंदीदा कविता भी पढ़ती है। लेकिन एक नया संकट सामने आता है। जब एग्नेस अल्विवेरा के बाल संवार रही होती है तो अल्विवेरा के बाल झड़ने लगते हैं। वह घबरा जाती है और अपने कमरे में छिप जाती है। उसी समय एक आगंतुक रेबेका के लिए एक विशेष गाउन लाता है जो बॉल में अल्विवेरा को असाधारण दिखाने के लिए है। लेकिन वह अल्विवेरा के झड़ते बाल देख लेता है और कहता है कि वह अच्छी नहीं लग रही। रेबेका यह देखकर परेशान हो जाती है। आगंतुक जल्दी से एक विग लाता है और अल्विवेरा के सिर पर रख देता है ताकि उसके गंजेपन को छिपाया जा सके। उस रात अल्विवेरा पागलों की तरह खाती है। दूसरी ओर एग्नेस अपने कमरे में चुपके से अपने पसंदीदा गाउन की जांच करती है। वह गुप्त रूप से बॉल में जाने की योजना बना रही है। अल्विवेरा उसे देख लेती है और ईर्ष्या से भर उठती है। वह एग्नेस का गाउन पकड़कर उसे फाड़ देती है। रेबेका शोर सुनकर आती है और दोनों को अलग करती है। वह अल्विवेरा को आश्वस्त करती है कि एग्नेस बॉल में नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। वह उसे कुछ औषधि देकर सुला देती है। एग्नेस अपने पिता के शव के पास रो रही होती है। तभी कमरे में एक तेज रोशनी चमकती है। ऐसा लगता है कि यह उसकी मृत माँ की आत्मा है जो उसे एक जूता और एक पोशाक देती है ताकि वह बॉल में जा सके और राजकुमार से मिल सके। यह अलौकिक क्षण एग्नेस को नई उम्मीद देता है। बॉल की रात आती है। महल में सभी कुलीन कुमारियां राजकुमार से मिलने के लिए इकट्ठा होती हैं। प्रत्येक लड़की नृत्य करती है और अपने आकर्षण का प्रदर्शन करती है, जबकि उनका बायोडाटा जोर जोर से पढ़ा जाता है। जब अल्विवेरा की बारी आती है तो उसकी सुंदरता सभी को हैरान कर देती है। हर पुरुष उसके साथ नृत्य करना चाहता है और राजकुमार का दोस्त भी उसकी तारीफ करता है। जब राजकुमार नृत्य के लिए लड़की चुनने आता है तो वह सीधे अल्विवेरा की ओर जाता है और उसका हाथ मांगता है। नृत्य के दौरान अल्विवेरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने सपने के सच होने की खुशी महसूस करती है। लेकिन तभी एक नई लड़की बॉलरूम में प्रवेश करती है। यह एग्नेस है। राजकुमार तुरंत अल्विवेरा को छोड़ देता है और एग्नेस के साथ नृत्य करने चला जाता है। अल्विवेरा का सपना चकनाचूर हो जाता है। वह रोने लगती है और उसे उल्टी होने लगती है। वह बाहर भागती है और देखती है कि वह टेपवर्म के अंडे उल्टी कर रही है। उसकी माँ उसे सांत्वना देती है और कहती है कि अन्य धनी पुरुष भी उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अल्विवेरा टूट चुकी है। रात भर विभिन्न पुरुषों के साथ नृत्य करती है। वह अपनी माँ को नशे में धुत और पुरुषों के साथ हंसते हुए देखती है। राजकुमार के साथ उसका नृत्य देखकर अल्विवेरा और जलन महसूस करती है। एग्नेस अचानक बॉलरूम से बाहर निकल जाती है और राजकुमार उसका पीछा करता है। कुछ मिनट बाद वह वापस आता है और घोषणा करता है कि जिस लड़की का पैर उसके पास मौजूद जूते में फिट होगा वही उसकी दुल्हन बनेगी। उस रात अल्विवेरा गुस्से और ईर्ष्या से भरी घर लौटती है। वह सहसा एग्नेस को मारने के लिए चाकू उठाती है और उससे जूता मांगती है। एग्नेस तेजी से बच निकलती है और चाकू गिर जाता है। वह ऊपर भागती है लेकिन अल्विवेरा उसे पकड़ लेती है। रेबेका शोर सुनकर आती है और अल्विवेरा को शांत करती है। वह कहती है कि उसे राजकुमार के साथ मौका मिला और अब उसे यह नाटक छोड़ देना चाहिए। अल्विवेरा जूता आजमाती है लेकिन वह उसके पैर में फिट नहीं होता। वह हताशा में एक भयानक कदम उठाती है। वह एक चाकू लेती है, अपने पैर के अंगूठे को मेज पर रखती है और उसे काट देती है ताकि जूता फिट हो सके। वह दर्द से चीखती है।
एग्नेस और इसाच कमरे में दौड़कर आते हैं। रेबेका, जो अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी है, ऑलिवेरा के दूसरे पैर का अंगूठा भी काट देती है। ऑलिवेरा सदमे में बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे सपना आता है कि जूता उसके पैर में फिट हो गया है। लेकिन जब वह जागती है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों पैरों की 10 उंगलियां गायब हैं। वह अब चल भी नहीं सकती। अगली सुबह एक संदेशवाहक घोषणा करता है कि राजकुमार आ चुके हैं और सभी कुमारियों को जूता आजमाने के लिए बाहर आना होगा। अल्विवेरा सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आती है। वह देखती है कि एग्नेस एक सुंदर पोशाक में राजकुमार से मिलने जा रही है। संदेशवाहक घोषणा करता है कि जूता एग्नेस के पैर में फिट बैठता है। एग्नेस राजकुमार की दुल्हन बन जाती है। अल्विवेरा निराशा में डूब जाती है। इसाच उसे ढूंढता है और टेपवर्म की दवा मांगता है। वह दूध में दवा मिलाकर अल्विवेरा को पिलाता है। कुछ सेकंड बाद अल्विवेरा को खून की उल्टी होने लगती है। टेपवर्म उसके मुंह से निकलने लगता है। इसाच उसे बाहर खींचता है और 10 मीटर लंबा टेपवर्म फर्श पर छटपटाने लगता है। इसाच उसे काट कर मार देता है। इस बीच इसाच रिबेका के कमरे से सोना चुराने जाता है और उसे एक पुरुष के साथ संभोग करते हुए पाता है। वह चुपके से चला जाता है। इसाच अल्विवेरा को घर से बाहर निकालने में मदद करता है। वह उसे अपने हाथों से खींचता है और घोड़े पर बिठाता है। दोनों साथ मिलकर घर छोड़ देते हैं और एक नए शहर की ओर निकल पड़ते हैं, जहां वे एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।